दीपक पांडे आप सभी मित्रों का एग्जामपुर एप्लीकेशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कैसे हैं साथियों आप सभी के सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूं आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे और एग्जामपुर के साथ बढ़िया ढंग से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए सभी के सभी साथी फटाफट इस सत्र से जुड़ जाए, इस सेशन से फटाफट आप सभी के सभी लोग जुड़ जाए। ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया हुआ होगा कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके विषय में, बीमारी और रोगों के विषय में, डिजीज के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक ऐसा सेक्शन है साथियों जिस सेक्शन से 100% प्रश्न बनता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। बहुत ही व्यापक ढंग से इसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। आप लोगों को बहुत ही शालीनता से इसको पढ़ना है, समझना है, बेकार की बातें नहीं करनी है। बहुत सारी बीमारी और रोग होते हैं, लेकिन जितना पढ़ा दूंगा उस पर ध्यान रखना है, उसमें से आपके क्वेश्चंस पकड़ में आ जाएंगे। तो फटाफट सारे के सारे जो है वो जुड़ जाओ, सबके सब फटाफट जुड़ जाओ। चलो, और देखो एक बहुत ही मजेदार कल का मैराथन में आप लोगों के लिए लेकर आया हुआ था, जो विशेष रूप से प्रीवियस ईयर्स में जो डिजीज से रिलेटेड प्रश्न थे, इस प्रश्नों पर आधारित ये मैराथन था। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे साथियों ने अटेंड किया होगा। किसी कारणवश से अगर किसी साथी ने अटेंड नहीं किया हुआ होगा तो उसको एक बार जाकर डिफेंस वॉरियर चैनल पर देख जरूर लीजिएगा। तो PYQ में से जो आपको पूछे गए हुए थे, उसमें से PYQ के क्वेश्चंस किस तरीके से आपके डिजीज से पूछे गए हैं, इन कुछ क्वेश्चनों को मैंने आपको कल के क्लास में मैं लेकर आया हुआ था। एप्लीकेशंस पर भी आप लोगों के लिए और भी सारी चीज़ें होगी, बट एक बार आप लोगों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा हुआ था तो बहुत सारी समस्याएं आप लोगों को आ रही थी। तो आइए फटाफट इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो सभी के सभी तैयार हैं? ठीक है, चलो डिफेंस वॉरियर के सभी शेर और शेरनियां हाजिर हो जाएं। ठीक है, ताकि इस क्लास को हम लोग फटाफट स्टार्टअप कर सके। चलो, हाँ बिल्कुल मुकेश कुमार साहब, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। सर PDF कहाँ अपलोडेड है? अगर कल के क्लास की PDF की बात कर रहे हो बाबू तो शाम तक देखने को मिलेगी, क्योंकि कल आपको पता था कि संडे था। बैकएंड टीम जो होती है, जो एडिटर होते हैं बैकएंड टीम के, वो छुट्टी पे होते हैं। ठीक है, तो बल्क में जितनी भी कल की क्लासेस होती है, बल्क में PDF पहुंचता है तो धीरे धीरे अपलोड होता है। तो मैंने भेज दिया हुआ है, अगर आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा तो शाम तक देखने को मिल जाएगा, बेफिक्र रहो। क्योंकि कल संडे था तो वो PDF आपको कल की क्लास की मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आइए, मिल जाएगी सोनू, कल की PDF मिल जाएगी बाबू। बताया ना कि अभी संडे था ना, तो बैकएंड टीम के लोग जो होते हैं वो छुट्टी पे होते हैं बच्चा। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए, आपको आज रात तक देखने को मिल जाएगी। वो लोग अपलोड कर ही रहे हैं, एक बार मैं फिर से उनको रिमाइंडर डाल दूंगा कि भाई जल्दी से अपलोड कर दीजिए, बच्चे इसके विषय में पूछ रहे हैं। आओ चलो, तो फिर बात करते हैं डिजीज, बीमारी या रोग क्या होता है बच्चा। ठीक है, बीमारी या रोग क्या हो जाता है? देखो, वह स्थिति जिस स्थिति में कोई व्यक्ति अपने कार्यों को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से करने में असमर्थ होता है। दोनों चीजों को ध्यान में रख लेना है, फिजिकली और मेंटली। शारीरिक और मानसिक रूप से करने में अक्षम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस सिचुएशन को हम लोग बीमारी अथवा रोग की स्थिति कहते हैं बच्चे। ठीक है, बीमारी अथवा रोग की स्थिति को कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए परिभाषित करता हूं कि बीमारी अथवा रोग क्या होता है। तो हमने कहा वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपने कार्यों को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से, शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कर पाने में असमर्थ होता है, असमर्थ होता है, बीमारी अथवा रोग कहलाती है।
बीमारी अथवा रोग कहलाती है, ठीक है। बिल्कुल एक लाइन में देख लीजिए कि वह स्थिति जिस स्थिति में कोई व्यक्ति अपने कार्यों को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से करने में असमर्थ होता है, इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, बीमारी अथवा रोग की अवस्था कहते हैं। हमने कहा द सिचुएशन इन विच person is unable to do his or her work, the situation in which a person is unable to do his or her work physically as well as mentally is called disease। तो शारीरिक और मानसिक रूप से करने में असमर्थ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आपको डिजीज की सिचुएशन। अरे भैया नर्वस सिस्टम्स लगभग आपके पास कंप्लीट, एक्सॉन आपको क्या बताया हुआ था, एक्सॉन बताया था तो सूचनाओं को ट्रैवल करता है और एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से जहां पर जुड़ता है उस प्रक्रिया को साइनेप्स कहा जाता है। उसका क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, वहां पर डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। बेफिक्र रहिए आप लोगों को कैसे लगता है कि अनकम्प्लीट है, पढ़ा मैं रहा हुआ हूँ, आप लोगों को जितनी बातें बता रहा हूँ उसको लेते चलिए। कल उसके विषय में आपको बता दिया हुआ था, एक्सॉन के बारे में 2 लाइन लिखना हुआ होता है। लंबी तंत्रिकाओं का जाल होता है जो एक एक्सॉन जो होता है एक तंत्रिका को, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ता है। बेफिक्र रहिए आप सारे लोग। जी मैंने चेक कर लिया आदित्य, उसी की बात मैं बता रहा हूँ बच्चे, बेफिक्र रहो आप, ठीक है। उसके क्वेश्चंस की सीरीज जिस दिन कराऊंगा डिस्कस कर दूंगा। तो यहां पर ध्यान में रखा कीजिए कि वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपने कार्यों को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कर पाने में असमर्थ होता है, बीमारी अथवा रोग की स्थिति कहलाती है, ठीक है। अब बात करें कि ये बीमारी अथवा रोग के प्रकार कितने होते हैं बच्चे। टाइप ऑफ डिजीज की बात करें, टाइप ऑफ डिजीज की बात करें, रोगों के प्रकार, ठीक है। तो ये जो डिजीज होता है बच्चों, ये डिजीज 2 टाइप का होता है, ठीक है। ये डिजीज जो होता है ये 2 तरह का हो जाता है। एक आपके पास हो जाता है कंजेंटियल डिजीज हो जाता है, जिसको हेरिडिटिकल डिजीज भी कहा जाता है, ऐसे रोगों को हम लोग जन्मजात रोग या आनुवंशिक रोग कहते हैं, जन्मजात अथवा आनुवंशिक रोग कहते हैं, आनुवंशिक रोग कहते हैं। और दूसरे तरह की जो डिजीज होती है, इस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं, एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं, उपार्जित रोग बोलते हैं, उपार्जित रोग। तो ये 2 तरह के डिजीज हो जाते हैं। एक हो जाता है आपके पास, ठीक है कोई बात नहीं है सरस्वती जी, हाँ 2 तरह के रोग हो जाते हैं, बिल्कुल रुकेश, जन्मजात रोग हो जाते हैं और उपार्जित रोग हो जाते हैं। यहाँ एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो जन्मजात रोग होते हैं इनको हेरिडिटिकल डिसऑर्डर या हेरिडिटिकल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इन दोनों रोगों में फर्क क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कंजेंटियल डिजीज के बारे में, जन्मजात रोग के विषय में बात करते हैं बच्चे कि जन्मजात रोग क्या हो गया। कंजेंटियल डिजीज के विषय में बात करते हैं, जन्मजात रोग, तो जन्मजात रोग का तात्पर्य यह है कि जो जन्म से ही होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को मैं पहले से कह दे रहा हूं, इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन बनता है आपके पेपर के अंदर, तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लीजिए, इधर उधर ध्यान मत भटकाइए। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है, फिर बाद में कहोगे कि सर इसका क्वेश्चन बना हुआ था छोड़ के चला आया, ठीक है। और ये लंबा चैप्टर भी है, तो बहुत ध्यान से पढ़ो इसको।
जन्मजात रोग का क्या तात्पर्य है बच्चा, कि शिशु जन्म के साथ ही उसमें ये रोग जो होंगे ये लक्षण पाए जाएंगे। कहने का मतलब है कि ऐसे रोग जो माता पिता से एज अ गिफ्ट जो होता है संतानों के अंदर आ जाता है, ठीक है, माता पिता से जो रोग एज अ गिफ्ट संतानों के अंदर आ जाता है, ऐसे रोगों को जन्मजात कहा जाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलता है। ऐसे रोगों को हम लोग क्या कहते हैं, जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे कि अगर आप लोग बात करते हैं हीमोफीलिया की बात करते हैं, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, जैसे आपने हीमोफीलिया की बात की, हीमोफीलिया की बात की, ठीक है, हीमोफीलिया जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो माता पिता अगर हीमोफीलिक है तो उनके बच्चे भी क्या हो जाएंगे, हीमोफीलिक हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये जन्मजात रोग हो गया। इसके बाद देखिए जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, जिसमें रंगों के बीच व्यक्ति विभेद नहीं कर पाता है, तो माता पिता कलर ब्लाइंड है तो उनके संतानों में भी ये डिजीज आ जाती है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं आप, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, वर्णांधता जिसको बोला जाता है, वर्णांधता जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, इस तरह के जो डिजीज हो जाते हैं, इस तरह के डिजीज जन्म से ही बच्चे के अंदर इसके लक्षण देखे जाते हैं, इस तरह के डिजीज पाए जाते हैं। तो ऐसे रोग जो जन्म के साथ ही बच्चों के अंदर आते हैं, ऐसे रोगों को हम लोग क्या बोल देते हैं, जन्मजात रोग बोल देते हैं, जन्मजात रोग बोल देते हैं। जबकि दूसरी तरफ ऐसे रोग जिसमें शिशु जो होता है वो स्वस्थ जन्म लेता है, लेकिन वातावरणीय कारकों के संपर्क में आने से उसे कोई रोग लग जाता है, ऐसे रोगों को हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज, उपार्जित रोग। देखो उपार्जित हिंदी का शब्द है, उपार्जित का मतलब होता है कमाना, टू अर्न, उपार्जित रोग, ठीक है। उपार्जन करने का मतलब क्या होता है, उपार्जन करने का मतलब होता है कमाना, जिसमें क्या हो जाता है कि व्यक्ति जो होता है हाँ बिल्कुल गुणसूत्रीय विकार भी हो सकते हैं, कई सारे हैं, इसमें आगे हम लोग देखेंगे, जैसे डाउन सिंड्रोम है, क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम है, ठीक है, काउडू-चैट सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, ये सारे क्या है, ये सारे जन्मजात रोग हैं जो व्यक्ति में जन्म के साथ आ जाता है, ठीक है। एनीमिया जन्मजात नहीं होता है बच्चे, एनीमिया जन्मजात नहीं होता है, ठीक है। हाँ टर्नर सिंड्रोम है, बिल्कुल कोच साहब। तो एक्वायर्ड डिजीज जो होता है, इसमें व्यक्ति स्वस्थ तो जन्म लेता है, लेकिन जन्म के बाद जो वातावरणीय कारक होता है, उन किसी कारकों के संपर्क में आने से व्यक्ति को अलग अलग तरह के रोग लग जाते हैं। ऐसे रोगों को हम लोग क्या कहते हैं, उपार्जित रोग कहते हैं। यानी जो जन्म के बाद, ठीक है, जन्म के साथ ही जो रोग आ जाता है वो रोग हो गया जन्मजात, कंजेंटियल। और जो जन्म के बाद वातावरण के किसी कारक के अंतर्गत कोई कारक उस व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो इससे जो डिजीज हो जाता है, ऐसे डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उपार्जित रोग बोलते हैं। ये जो उपार्जित रोग होते हैं, इन उपार्जित रोगों को हम लोग फर्दर 2 क्लासेस में बांट देते हैं बच्चा। ये उपार्जित रोग जो हो जाते हैं फर्दर इनके 2 टाइप हो जाते हैं। एक को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज बोल देते हैं, संक्रामक रोग बोल देते हैं, संक्रामक रोग बोल देते हैं, संक्रामक रोग बोल देते हैं। और दूसरा जो हो जाता है, ये हो जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। तो ध्यान में रखिएगा, जब रोगों को संक्रामक और असंक्रामक के रूप में आप लोग बांटते हैं, तो ये दोनों टाइप किसके हो जाते हैं, ये दोनों एक्वायर्ड डिजीज के हो जाते हैं। अब संक्रामक रोग किसको कहा जाता है, कम्युनिकेट करना समझते हैं, बिल्कुल। इन्फेक्टियस डिजीज भी इसको कह सकते हैं, बिल्कुल आलोक कुमार साहब। संक्रामक रोगों को इन्फेक्टियस डिजीज भी कह सकते हैं और इसको नॉन इन्फेक्टियस डिजीज भी कह सकते हैं। तो कम्युनिकेबल या इन्फेक्टियस डिजीज कौन सा होता है, अभी पता कर लेंगे। टीबी कौन सा रोग है सर, टीबी जो है ये एक्वायर्ड डिजीज है, और एक्वायर्ड के अंदर कैसा है, कम्युनिकेबल डिजीज है। सभी रोगों के विषय में बात करूंगा आपसे, ठीक है। और टीबी होता है, टीवी नहीं होता है बालकृष्ण साहू साहब। टीवी जो होता है वो तो टेलीविजन हो गया, ये ट्यूबरकुलोसिस है, तो टीबी होता है, टीबी नॉट वी, बी, ओके, ट्यूबरकुलोसिस। तो देखिए
संक्रामक रोग वो रोग हो जाता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भौतिक संपर्कों से फैलता है। जैसे कि अगर स्वस्थ व्यक्ति किसी रोगी व्यक्ति से हाथ मिलाता है, उस व्यक्ति के बेड को यूज करता है, उसके टॉवल को यूज करता है, उसके साथ खाना खाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, या इवन अगर हम लोग बात करें कि जो रोगी व्यक्ति है वो स्वस्थ व्यक्ति के सामने खांसता है, चीखता है, तो ये भौतिक संपर्क कहे जाते हैं। तो ऐसे रोग जो भौतिक संपर्कों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है संक्रामक रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं भौतिक संपर्कों के द्वारा। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाव, भौतिक संपर्कों से, ठीक है, which spread from one person to another person, through physical contact, तो ऐसे सभी रोग किस में आ जाते हैं बच्चा? ऐसे सभी रोग आ जाते हैं संक्रामक रोगों में। जैसे कि सपोज करके चल लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को सर्दी जुकाम है। ठीक है, कल आपको बताया हुआ था सर्दी जुकाम जो होता है ये रीनो वायरस से होता है। ठीक है, तो सर्दी जुकाम से पीड़ित है, अब उसके संपर्क में कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है, सर्दी जुकाम वाला पीड़ित व्यक्ति उस व्यक्ति से हाथ मिलाता है, उसके सामने खांसता है या छींकता है, तो स्वस्थ व्यक्ति को भी क्या हो जाएगा? सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है, यानी कम्युनिकेबल डिजीज की अगर बात करोगे तो कम्युनिकेबल डिजीज के जैसे उदाहरण की बात अगर आप करते हो, जैसे यहाँ पर क्या हो गया उदाहरण अगर मैं इसका कहूँ, कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम हो गई आपके पास, सर्दी जुकाम हो गई, या फिर अगर आप देखिए कोई चेचक का मरीज है, ठीक है, कोई जो चेचक का मरीज है, चिकन पॉक्स का मरीज है, चेचक के मरीज के संपर्क में आप आते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, उसके कंघे को यूज करते हैं, उसके टॉवल को यूज करते हैं, उसके बेड को यूज करते हैं, तो स्वस्थ व्यक्ति में भी क्या हो जाएगा? चेचक हो जाएगा। तो जैसे चिकन पॉक्स क्या हो रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा हुआ है, तो ये कैसा हो गया हमारे पास? चिकन पॉक्स की बात करें हम लोग, चेचक की बात करें, तो ये हमारे पास किस तरह का हो जा रहा है? कम्युनिकेबल डिजीज हो जा रहा है। जैसे टीबी का कोई मरीज है, टीबी का मरीज किसी स्वस्थ व्यक्ति के साथ भोजन करता है या खींचता है, जैसे खांसता है या छींकता है या इवन थूकता है, तो उस थूक के द्वारा भी क्या हो जाएगा? टीबी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कोरोना वायरस, बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग सभी लोग समझ रहे हैं कोरोना वायरस किस तरह का है? कम्युनिकेबल डिजीज है। सारे लोग मास्क पहन के घूम रहे हुए हैं, 2 गज की दूरी जरूरी है कि नहीं भैया? ये बात कही जा रही है। कोरोना का कोई मरीज है, आपके सामने आता है, खांसता या छींकता है, तो ट्रांसमिट होकर दूसरे व्यक्ति में चला जा रहा है। जैसे हमने कोरोना की बात की, तो ये किस तरह का है? कम्युनिकेबल डिजीज है कि नहीं भैया? चलिए यहाँ लिख देता हूँ और एग्जाम्पल कई सारे हो जाएंगे। कोरोना हो गया, आपके पास टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग बोलते हैं। बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, एक एक करके सबके विषय में बात करेंगे। अब दूसरे तरफ ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भौतिक संपर्कों के द्वारा नहीं फैलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखा कीजिए, भौतिक संपर्कों के द्वारा नहीं फैलते हैं। जब तक उस रोग का कारक उस व्यक्ति में नहीं जाएगा, तब तक वह व्यक्ति जो होगा वह क्या हो जाएगा? देखिए, अंजना कर्माकर जी एड्स को कम्युनिकेबल डिजीज नहीं कहेंगे। एड्स के मरीज के साथ हाथ मिलाने से, एड्स के मरीज के साथ खाना खाने से एड्स नहीं होता है। एड्स तभी होगा जब संक्रमित व्यक्ति का रक्त, ब्लड किसी न किसी माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचेगा। तो एड्स को कम्युनिकेबल डिजीज नहीं कहेंगे, एड्स को संक्रामक रोग नहीं कहेंगे। ध्यान में रखिएगा, ये गैर संक्रामक रोग होता है। एड्स के मरीज से हाथ मिलाने से, उसके साथ खाना खाने से या उसके बेड पे सोने से स्वस्थ व्यक्ति को एड्स नहीं होता है। ठीक है, बात आप लोग समझिए, मैं भौतिक संपर्क के द्वारा आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर जब बात हम लोग कर रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल द्वारा, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाव भौतिक संपर्क से नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा, भौतिक संपर्क से फैलाव नहीं होता है। इसमें क्या होता है? भौतिक संपर्क से
भौतिक संपर्क से फैलाव नहीं होता है, फैलाव नहीं होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, नहीं होता है, ठीक है। नॉट स्प्रेड ड्यू टू फिजिकल कांटेक्ट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं जिससे कि आप लोग समझते चले। फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा जो फैलाव नहीं होता है, जैसे किसी डेंगू का मरीज है भैया, तो डेंगू के मरीज से हाथ मिलाइएगा या डेंगू के मरीज के साथ खाना खाइएगा तो आपको डेंगू थोड़े हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि डेंगू जो है ये हमारे पास कैसा है बच्चा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। जैसे हम लोग बात करते हैं, मान के चल लीजिए इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखें, एग्जाम्पल में हमने बात कर लिया जैसे डेंगू फीवर है, डेंगू है, या फिर हमारे पास मलेरिया है। मलेरिया के किसी व्यक्ति के साथ हाथ मिलाइएगा, साथ में भोजन कीजिएगा तो थोड़े हो जाएगा, मलेरिया हो गया, ठीक है भैया। तो डेंगू हो गया आपके पास, मलेरिया हो गया, इस तरह का जो रोग है, जैसे पोलियो का रोग है, पोलियो वाले किसी व्यक्ति से हाथ मिलाइएगा तो पोलियो थोड़े हो जाएगा। तो इस तरह के जो रोग है जो एक व्यक्तियों से दूसरे व्यक्तियों में फिजिकल संपर्क के द्वारा नहीं फैलते हैं, ऐसे रोगों को हम लोग क्या कहते हैं, गैर संक्रामक रोग कहते हैं। सभी के विषय में बताऊंगा बेटा, अभी बांटने तो दो पवन, बांटने तो दो, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, फंगस के द्वारा, तब सबके अंदर अलग अलग डिजीज करेंगे। अभी तो केवल टर्मिनोलॉजी आप लोगों को समझा रहा हूं कि जन्मजात रोग क्या होता है, उपार्जित रोग क्या होता है, उपार्जित में कम्युनिकेबल का मतलब क्या है, नॉन कम्युनिकेबल का मतलब क्या है। एक एक करके सभी कारकों को लूंगा और सभी रोगों के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। बहुत लंबा होने वाला है ये यूनिट, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, जितनी भी आपकी क्वेरीज है, जितने भी रोगों के विषय में आप लोग पूछ रहे हैं, सभी का एक एक करके आपको जवाब मिलेगा, सबका मिलेगा बाबू। कैंसर जो है पांडे जी, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कैंसर की बात करें तो कैंसर भी कैसा होगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होगा। कैंसर के व्यक्ति से भी हाथ मिला लीजिएगा, साथ में खाना खा लीजिएगा तो कैंसर नहीं होगा। कैंसर भी कैसा होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो उपार्जित रोग है, एक्वायर्ड डिजीज है, इस एक्वायर्ड डिजीज के कारक पूछे जाते हैं। मैंने क्या कहा कि उपार्जित रोग कैसे हो रहा है, वातावरणीय किसी कारक के संपर्क में आप आ जाते हैं तो उसके कारण आपको क्या हो जाता है, कोई एक्वायर्ड डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है, उपार्जित रोगों के कारक। अब हेडिंग आप क्या देंगे, फैक्टर्स ऑफ एक्वायर्ड डिजीज। ध्यान दीजिए सभी लोग, एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है, सभी बच्चा ध्यान देगा यहां पर। उपार्जित रोगों के कारक कौन कौन से होते हैं, उपार्जित रोगों के कारक, रोगों के कारक, ठीक है बालक, उपार्जित रोगों के कारक। तो ये किस किस के द्वारा हो सकता है, तो इसमें 4 कारक होते हैं बच्चे, 4 कारक होते हैं। जिन 4 कारकों में से किसी ना किसी कारक के संपर्क में अगर आप आ जाएंगे, किसी ना किसी फैक्टर के संपर्क में आ जाएंगे तो आपको उपार्जित रोग हो जाएगा बालक। ये 4 कारक देखिए कौन कौन से हैं। इस 4 कारक में आप ध्यान में रखा कीजिए, पहला है आपके पास वायरस। किसी वायरस के संपर्क में आप आ गए, किसी विषाणु के संपर्क में आ गए, ठीक है भैया, किसी वायरस के संपर्क में आ गए तो वायरस जनित कोई रोग हो जाएगा। दूसरा कारक जो होता है, यार मैं ही सिलेबस तो दीक्षा में ही कंप्लीट कराऊंगा ना बायोलॉजी का, और कौन कंप्लीट कराएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी का सिलेबस मैं ही कंप्लीट कराऊंगा, मेरे पास ही है आपकी बायोलॉजी। दूसरा देखिए, दूसरा कारक कौन सा हो जाता है बच्चा, बैक्टीरिया हो जाता है, जीवाणु हो जाता है। आपका काम है ध्यान से पढ़ना और ध्यान से अपने नोट्स बनाना और रिवीजन करते रहना। बाकी सारे कार्य आप मुझ पे छोड़ दीजिए। जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से पढ़ते चलिए, आसानी से इस पेपर के अंदर सभी प्रश्नों का जवाब आप लोग देके आ जाएंगे। तीसरा कारक क्या हो जाता है, तीसरा कारक हो जाता है प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ हो जाता है, किसी प्रोटोजुआ के संपर्क में आ गए तो बीमारी हो गई। और चौथा कारक क्या हो जाता है बच्चा, फंगस हो जाता है। फंगस हो जाता है जिसको कवक कहा जाता है, या इसी को फंजाई भी लिखा जाता है। तो ये 4 कारक हैं बाबू, ये बिल्कुल लक्षित गोदरा जी, बिल्कुल वायरस, प्रोटोजुआ, फंगस और बैक्टीरिया, ये 4 कारक है। जिन 4 कारकों के कारण हमारे पास कोई ना कोई कौन सा डिजीज होता है, एक्वायर्ड डिजीज होता है। आगे बात करते चलेंगे
कि वो एक्वायर्ड डिजीज कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है, बेफिक्र रहिए आप लोग। अब यहाँ पर आप लोग रुकेंगे और यहाँ पर ये समझने का आप सभी को प्रयास करना है, क्या समझने का प्रयास करना है कि सवाल डिजीज से कैसे कैसे पूछे जाते हैं। पहले 2 मिनट के लिए आप सभी लोग ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए कि इसमें से किस किस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है और कैसे इससे सवाल पूछे जाते हैं। इस बात को 2 मिनट के लिए आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले इसमें सवाल क्या पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन में 4 डिजीज दे दिया जाएगा, 4 बीमारियां दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन सी वायरस से होने वाली बीमारी है, या कौन सी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, या कौन सी प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी है, या कौन सा फंगस से होने वाला बीमारी है। तो बीमारियों की नाम देखकर आपको पहचान करना कि भैया वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है, प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी कौन सी है। पहला तो इस तरह का सवाल पूछा जाता है, ध्यान में रखा। दूसरा सवाल इसमें किस तरीके से पूछा जाता है बच्चा, दूसरा सवाल इसमें पूछा जाता है कि वह बीमारी अगर किसी वायरस के कारण हो रही है, कोई बैक्टीरिया के कारण हो रही है, ठीक है, या किसी फंगस के कारण हो रही है, तो उस वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या प्रोटोजुआ का नाम क्या है, ये पूछा जाता है। 2 टाइप आप समझ लिए। पहला, बीमारी का नाम देखकर ये पता करना कि वायरस से है, बैक्टीरिया से है, प्रोटोजुआ से या फंगस से है। दूसरा, उस वायरस, प्रोटोजुआ या फंगस का नाम बताना। तीसरा, उस बीमारी का फैलाव कैसे होता है। तीसरा, किसी बीमारी को उठाकर पूछ लिया जाएगा कि उसका फैलाव कैसे होता है। जैसे मलेरिया, कल भी आप लोग देख रहे थे, बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि मलेरिया जो है इस बीमारी का फैलाव कैसे होता है। हम लोग उत्तर दे रहे थे मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण। डेंगू बीमारी है तो इसका फैलाव किसके कारण होता है, एडीज मच्छर के कारण। भैया रेबीज बीमारी है तो इसका फैलाव किसके द्वारा होता है, पागल कुत्तों के काटने से। तो हर बीमारी जो है उसका अपना फैलाव होता है। टाइफाइड बीमारी है तो उसका फैलाव कैसे होता है, दूषित जल के सेवन के द्वारा। तो इस तरह का सवाल पूछा जाता है। चौथा जो सवाल इसमें पूछा जाता है बच्चा, चौथा सवाल ये पूछा जाता है कि वो बीमारी है तो उस बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। भैया फेफड़े प्रभावित होते हैं, लीवर प्रभावित होता है, प्लीहा प्रभावित होता है, या नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। तो कोई भी बीमारी जो होती है शरीर के किसी विशेष अंग को प्रभावित करती है, तो ये बात पूछा जाता है। ठीक है, 4 तरह की बात समझ लीजिए। 5वां जो इसमें पूछा जाता है, कई बार किसी बीमारी के लक्षण दे दिए जाते हैं और लक्षण के आधार पर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि यह किस बीमारी के लक्षण है। जैसे कह दिया गया कि भोजन को निगलने में परेशानी होती है, अत्यधिक लार का स्त्रावन होता है व्यक्ति के द्वारा में, आवाज परिवर्तन हो जाता है व्यक्ति का, बेचैनी देखने को मिलती है, बताइए कि यह किस बीमारी के लक्षण है। तो अगर आपने पढ़े होंगे तो आप बता देंगे कि ये रेबीज बीमारी के लक्षण है। तो लक्षण देखकर बीमारियों की पहचान करना। और अंत में 6ठे तरह का जो प्रश्न पूछा जाता है कि अगर कोई बीमारी है, उस बीमारी के लिए पार्टिकुलर टीका है, उसका इलाज है, तो कौन सा इलाज है, या उसके टीके की खोज किस व्यक्ति ने की हुई है। इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो ये 6 तरह के सवाल हैं, 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको बीमारियों से पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलेंगे हर एक क्लास में और इस 6 तरह के प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आशा कर रहा हूं कि यहां पर आपको यह समझ में आ गया हुआ होगा, जो बार बार आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर इस टॉपिक से किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आइए एक एक करके मैं आप लोगों से बात करता हूं। और इस कड़ी में सबसे पहले हम लोग बात किसकी करेंगे, वायरस के विषय में बात करेंगे। तो इस कड़ी में आइए सबसे पहले बात करते हैं डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, विषाणु जनित रोगों के विषय में बात करते हैं। विषाणु जनित रोग के विषय में बात करते हैं बच्चा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि वायरस जो है गुरु, वायरस जो है ये वायरस होता क्या है, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। विषाणु जो होता है ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, वायरस की खासियत ये हो जाती है कि वायरस लंबे समय तक निर्जीव अवस्था में रह सकता है। वायरस को आप लोग बोतल में बंद करके रख सकते हैं, बोतल को बंद करके रख सकते हैं। यस प्रियम मिश्रा साहब, ये ऐप की क्लासेस है। ऐप की क्लासेस की जो पीडीएफ होती है आपके क्लास के साथ ही, क्लास की जहां वीडियो दिखाई देगी उसके बगल में उसके पीडीएफ दिखाई देंगे बच्चे। ठीक है, तो ऐप की क्लासेस के लिए आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा आपको एप्लीकेशन पर एज इट इज पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है प्रियम भाई, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया परशुराम जी। ठीक है,
तो ये प्रश्न बड़ा लंबे समय तक रहा कि भैया ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। इसको बोतल में बंद करके सालों साल रख सकते हैं, आपके शरीर में जाने के बाद भी लंबे समय तक यह निष्क्रिय अवस्था में रह सकता है। तो याद रखा कीजिए कि यह लंबे समय तक निष्क्रिय अवस्था में रह सकता है और उसके बाद ये सक्रिय अवस्था में आ सकता है। मतलब ये दोनों तरह के लक्षण दिखाता है। जैसे कुछ लोगों में ऐसा देखा गया कि कुत्ते ने आज काटा है भैया और 3 साल बाद जाकर रेबीज हुआ। इसका मतलब कि रेबीज का जो वायरस था, रैबिडो वायरस था, वो शरीर में 3 साल तक किस अवस्था में रहा? निर्जीव अवस्था में रहा। आप लोग देखिए ना, आप कहते हैं कि मेरे कंप्यूटर में, मेरे फोन में वायरस आ गया हुआ है, तो आपके कंप्यूटर में और आपके फोन में जो वायरस है वो लिविंग है क्या? वो कैसा वायरस है? नॉन लिविंग है। इसका मतलब वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैटेगरी में आता है। तो इसको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीव तथा निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है। बहुत बढ़िया अभिषेक, दोनों के बीच का है। तो इसके लिए सीधा सा वर्ड ध्यान में रखा कीजिए, सजीव तथा निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी है। सजीव तथा निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी है। निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी है। जोड़ने वाली कड़ी है, वाली कड़ी है। ठीक है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो जब तक इसको होस्ट के शरीर की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक किसी व्यक्ति विशेष के अंतर्गत नहीं जाएगा, ये कैसा रहता है? ये आपको नॉन लिविंग के तरह रहता है। और व्यक्ति विशेष में जाने के बाद यह लिविंग के तरह अपना सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देता है। इसीलिए देखिए, जो पूरा का पूरा आपके पास जंतु जगत है, इसको आप लोगों ने, रॉबर्ट विटिकर साहब ने 5 वर्गों में बांटा हुआ है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटी है और एनिमिलिया है। यही है ना भैया? यही तो 5 वर्ग है। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगी हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमिलिया हो गया। एनिमिलिया में सभी एनिमल को रखा गया है, प्लांटी में सभी प्लांट्स को रखा गया हुआ है। इसके बाद देखिए, फंगी में सभी फंगस को रखा गया है, मोनेरा में सभी बैक्टीरिया को रखा गया है। इसीलिए इसी तरीके से प्रोटोजोआ को सभी प्रोटिस्टा में रखा गया हुआ है। लेकिन वायरस के लिए कोई क्लास नहीं है बाबू। 5 ही क्लास है रॉबर्ट विटिकर साहब ने, लेकिन वायरस के लिए कोई क्लास नहीं है। इसलिए क्लास नहीं है क्योंकि ये कई बार लिविंग के तरह रिएक्ट करता है, कई बार नॉन लिविंग के तरह रिएक्ट करता है। तो इसको प्रॉपर किसी क्लास में, किसी किंगडम में हम लोग नहीं बांटते हैं वायरस को। याद रखिएगा। ये सवाल भी आप लोगों से पूछ देता है कई बार घुमा के, आपके समझदारी को चेक करने के लिए कि वायरस कौन से क्लास में आता है, बताइए। मोनेरा में आता है, प्रोटिस्टा में आता है, फंगी में आता है, प्लांटी में आता है या एनिमिलिया में आता है? तो भैया इसका कोई क्लास नहीं है। सर क्या जॉन्डिस वायरस है? बताओ ना सर प्लीज। गणेश भाई, तुम जॉन्डिस के पीछे काहे पड़ गए हुए हो? जॉन्डिस के बारे में भी बात करेंगे। पीत ज्वर होता है, ठीक है, ये वायरल भी हो सकता है और ध्यान में रखा कीजिए ये प्रोटोजुअन भी हो सकता है। इसमें 2 क्लासेस है। आप जॉन्डिस अगर हेपेटाइटिस वाले केस में होगा तो वायरस के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस में भी 3 होते हैं, हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है। इस केस में जॉन्डिस जो होता है वह किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। बाकी जो जॉन्डिस को पीलिया के रूप में जानते हो, वो पीत रस बिलरुबिन के एक्सेस सेक्रेशन से होता है। ये सभी बातें पढ़ाऊंगा, बेचैन मत हो जाओ। जब जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान नहीं रहेगा, केवल अपने कमेंट पे आप लोगों का ध्यान रहता है कि मैंने सर से क्या पूछा, सर ने उसका जवाब दिया कि नहीं दिया। सर सभी बातों का जवाब देंगे, सर सभी बातों का जवाब देंगे, उसको समझो। सर ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव मीनिंग प्लीज। देखो अभिषेक, ये जो होता है ये जीवाणु के अंदर हो जाता है, ध्यान में रखा करो। ये जीवाणु के अंदर क्लास हो जाता है, जीवाणु के अंतर्गत बांटा गया हुआ है। तो जीवाणुओं को बांटा जाता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। ये इसको समझने के लिए आपको साइटोलॉजी को समझना पड़ेगा, ठीक है, सेल थ्योरी को समझना पड़ेगा। जब सेल में पढ़ोगे ना, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, तब ये मीनिंग समझ में आएगा कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव क्या होता है। चूंकि ये क्या हो जाते हैं, सभी जीवाणु जो होते हैं ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है और ये आते हैं आपको किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, तो ग्राम नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है बाबू, बेफिक्र रहो। अब देखो, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान नहीं जाएगा, आप सब किंगडम पे भिड़ गया, किंगडम का नाम नहीं लिया, सब किंगडम पे भिड़ गया कि किंगडम वाला टॉपिक पढ़ाइए। अरे अभिषेक भाई, वो भी पढ़ा दूंगा यार, पहले पढ़ तो लो। अब देखो, यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग वायरस की। तो वायरस के विषय में बात किया जाता है कि वायरस की खोज किसने की हुई है, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय। वायरस को खोज किसने किया है? डिस्कवर्ड बाय,
डिस्कवर्ड बाई, खोजा गया है, खोजा गया है। ठीक है भैया। तो रशियन केमिस्ट थे जिनका नाम क्या था, दिमित्री इवानोवेस्की। रशियन केमिस्ट थे दिमित्री इवानोवेस्की, जिनके द्वारा वायरस की खोज की गई है। दिमित्री इवानोवेस्की। ठीक है। तो दिमित्री इवानोवेस्की जो हैं, ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया हुआ है, खोज किया गया हुआ है किसकी बालक, ये एक रशियन केमिस्ट थे जो पाए जाते हैं। ठीक है। दिमित्री इवानोवेस्की। दिमित्री इवानोवेस्की के द्वारा वायरस की खोज की गई थी बालक। कब किया गया हुआ था, 1892 में इन्होंने वायरस की खोज की हुई थी। 1892 में इन्होंने खोज की हुई थी। बाबू जब ये लिविंग के तरह रिएक्ट करेगा दिनेश कुमार साहब, तब इसके कोशिका के विषय में बात करेंगे, इसके डीएनए और आरएनए के विषय में बात करेंगे। जब नॉन लिविंग के तरफ नहीं कहेगा तो नहीं बात करेंगे, इसीलिए इसको कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। जब ये लिविंग में आएगा तो आप ही के सेल को यूज करके ये अपनी जिंदगी जीता है बाबू। ठीक है। तो उस हिसाब से आप कोशिका की बात कर सकते हैं। जब नॉन लिविंग की तरह है तो सेल के विषय में कैसे बात करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तंबाकू के पत्तों में इसको ढूंढा था। मान्या शर्मा जी, इसकी पीडीएफ आपके क्लास के साथ मिल जाएगी। आप एप्लीकेशन को यूज करना अगर आपको नहीं पता है तो एप्लीकेशन पर आप जाओगे, जो भी आपने कोर्स को परचेस किया हुआ है, इस कोर्सेज में एप्लीकेशन में उस कोर्स को खोलोगे तो ऊपर सब्जेक्ट दिखाई देता है। सब्जेक्ट में क्लिक करोगे तो सब्जेक्ट में टीचर के फोटो के साथ उसके सब्जेक्ट का नाम लिखा रहता है। उसको क्लिक करोगे तो क्लास की वीडियो दिखाई देगी और वीडियो के साथ उस क्लास का पीडीएफ आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये तरीका हो जाता है। ठीक है। तो इसको खोजा किसमें था इन्होंने, इस वायरस को खोजा था तंबाकू के पत्ती में खोजा गया हुआ था। तो पहला वायरस जिसकी खोज हुई थी, इस वायरस का नाम क्या है, टीएमवी वायरस। टीएमवी वायरस को सबसे पहले ढूंढा गया हुआ था बच्चों, तंबाकू के पत्तियों में ढूंढा गया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको टोबैको मोज़ेक वायरस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, टोबैको मोज़ेक वायरस, इसीलिए इसको टीएमवी कहा जाता है। ये सबसे पहला वायरस है जो दिमित्री इवानोवेस्की, जो कि रशियन साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा ढूंढा गया हुआ था। ठीक है। तो दिमित्री इवानोवेस्की के द्वारा ढूंढा गया हुआ था। सर 3 बजे दोनों क्लासेस क्यों है, कौन सी 2 क्लासेस 3 बजे है भाई, मुझे तो उसका विषय में पता नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं कि देखो साइंस के अंदर आप सबको पता है कि हर चीज के लिए एक ब्रांच बनाई गई हुई है बालक पार्टी, आप सबको पता हुआ है। तो आपसे पूछा जाता है कि वह ब्रांच जिसमें हम लोग वायरस के विषय में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ वायरस किसके अंदर किया जाता है, तो स्टडी ऑफ वायरस जिस शाखा के अंदर किया जाता है इसको बोला जाता है वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस, ध्यान में रखिए, पूछा जाता है पेपर में, स्टडी ऑफ वायरस क्या कहलाता है, तो स्टडी ऑफ वायरस को कहा जाता है वायरोलॉजी। क्या कहा जाता है, विषाणुओं का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है, ठीक है, विषाणुओं का अध्ययन जो होता है, विषाणुओं का अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है, इस शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी बोलते हैं, वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी में किसके विषय में स्टडी करते हैं, वायरसेस के विषय में स्टडी करते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, रॉड शेप इन स्ट्रक्चर, बिल्कुल क्लियर। सर मैं भी आपका 22वां लेक्चर देख रहा हूँ, कैसे कवर करूँ। नरेंद्र भारद्वाज जी बेफिक्र रहिए, सभी के सभी हो जाएंगे, अभी सारा का सारा किया जाएगा। ठीक है, अब आप सोचिए तो क्रैश कोर्स वाले जो हमारे मित्र हैं उन सबके लिए भी तो ये सारी चीज़ें हैं, तो सारी की सारी बातें मिलेंगी आप लोगों को। बस आप लोगों को देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, आप लोग उत्तेजित हो जाते हैं, मैं समझ सकता हूँ, अभी आप लोगों का बालक उम्र है, बालक मन है, तो थोड़ा सा आप में उत्तेजना देखने को मिलती है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि पहले ध्यान में रखा करो, आप लोग उसको लेकर बहुत चिंतित हैं जो नहीं हुआ है, और उस चक्कर में जो चल रहा है उस पर ध्यान नहीं जाता है। जो चल रहा है उसको कवर करो, जो नहीं हुआ है वो सर की जिम्मेवारी है, वो सर कराएंगे, विद इन टाइम कराएंगे। जो चीज चल रही है अगर उस पर ध्यान नहीं दोगे बच्चा,
तो वो चीज आपके समझ में नहीं आती है। बाद में फिर पता चलता है कि उसी चैप्टर को पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाते हो तो उसके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो थोड़ा सा आप सभी के सभी लोगों से मैं कहता हूं, बिल्कुल नवनीत जी, तो उसी को कहता हूं कि जो पढ़ा रहा हूं पहले उस पर ध्यान रखा करो। ये मेरा हेडेक है, आपका हेडेक है, आपको अच्छा पढ़ना है, अच्छा नोट्स बनाना है, ठीक है। आप सभी के सभी लोग इतना ट्रस्ट किए हुए हो, कोर्स परचेस किए हो, एप्लीकेशन की क्लास में हो यार, यूट्यूब की क्लास में थोड़े हो कि क्या किया जाएगा कि किसी तरीके से गुना भाग करके आपको भगा दिया जाएगा। भैया एप्लीकेशन की क्लासेस में हो, एप्लीकेशन की क्लासेस में हमारी जिम्मेवारी है, चाहे रात में जगना पड़े, चाहे जैसे जगना पड़े, आपका सिलेबस, आपका प्रैक्टिस, ये सब कुछ करा कर आप लोगों को देना है। तो ध्यान रखा कीजिए। स्टडी ऑफ वायरस क्या हो गया बच्चा? वायरोलॉजी हो गया। ये बात आपके समझ में आ गई? हाँ, अब देखिए बात करते हैं कि वायरस से होने वाली प्रमुख बीमारियों की हमें पकड़ बनानी है। पहला सवाल आपको क्या बताया हुआ था कि वायरस से होने वाली बीमारियों की पहचान करनी है। देखिए बहुत सारे साथियों को पता भी है, उन्होंने बैक क्लासेस देखी हुई है। तो देखिए इसके लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे वायरस से होने वाली बीमारियों की पहचान करने के लिए, जो मैं कई बार आप लोगों को मैराथन में भी बताता रहता हूं। इसका ट्रिक क्या होता है कि रेखा हमें हिट करके पोएचे का मतलब क्या है? पीछे छोड़ गई। इस शब्द को अगर आप लोग याद रखेंगे तो वायरस से होने वाली जितनी प्रमुख बीमारियां हैं, याद रखिए जितनी प्रमुख बीमारियां हैं, इंपॉर्टेंट डिजीज है, इन सभी डिजीज को आप लोग क्या कर लेंगे? आसानी से पेपर में पकड़ लेंगे। कल भी मैराथन में मैं बार बार इसका जिक्र आप लोगों से कर रहा हुआ था कि आप लोग देखिए किस तरीके से आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। अब एक एक करके यहां पर आप सभी लोगों को उठाना है और इस चीज को समझना है। सबसे पहले आप लोग देखिए रे जो है, इस रे से कौन सी बीमारी बनेगी? रेबीज बन जाती है बच्चों। रे से कौन बन जाती है? रेबीज। तो रेबीज किससे होने वाली बीमारी है? वायरस से होने वाली बीमारी है रेबीज। और रेबीज बीमारी में जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को पानी का डर हो जाता है। क्या हो जाता है? पानी का डर हो जाता है बच्चों। तो इसीलिए इस बीमारी को हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से इसको जानते हैं? इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया भी इसको कहा जाता है बाबू मेरे। हाइड्रोफोबिया याद रखिएगा, पानी का डर होता है इसमें। रेबीज से पीड़ित व्यक्तियों को हाइड्रोफोबिया होता है, ठीक है, पानी का डर हो जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया रोहित जी। अब यहां पर देखिए ख जो बीमारी है, इस ख से क्या बन जाता है? खसरा बन जाता है। बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी है ये खसरा, इसको बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको मीजल्स बोलते हैं, मीजल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। मीजल्स इसको बोला जाता है, मीजल्स बोला जाता है इसको अंग्रेजी में, खसरा को, ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास? मीजल्स हो गया। इसके बाद देखिए आपके पास कौन सा है? अगला है ह से क्या बन जाता है? हर्पिस बन जाता है बच्चों। ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है, हर्पिस, हर्प्स, जिसमें क्या हो जाते हैं? होठ जो होते हैं इस तरीके से कटे हुए सा, इस पर हो जाता है कटे या फटे हुए होठ देखने को मिलते हैं हर्पिस के अंदर। डिटेल में इसके विषय में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपके पास क्या है? मे शब्द है। मे से मतलब होता है मेनिंजाइटिस, जिसको मस्तिष्क ज्वर के नाम से भी जानते हैं। कल भी इस पर आपको बैक ईयर का एक क्वेश्चन मैंने बताया हुआ था। मेनिंजाइटिस बोला जाता है, जाइटिस, ठीक है। मे से बन जाता है मेनिनजाइटिस, जाइटिस बोला जाता है। इस मेनिनजाइटिस को बच्चों और ध्यान में रखिएगा, कई बार इसको ब्रेन फीवर के नाम से भी किया जाता है, ठीक है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? ब्रेन फीवर के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। सर हाइड्रोफोबिया और फोबिया एक ही बीमारी का नाम है? नहीं रमन जी, फोबिया का मतलब डर होता है, फोबिया कई तरह का होता है। जैसे कल मैंने बताया था कुत्तों का डर है तो साइनोफोबिया हो जाएगा, पानी का डर है तो हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, आग का डर है तो पायरोफोबिया हो जाएगा। तो फोबिया ग्रीक का शब्द है, फोबिया का मतलब डर होता है। ये नहीं कहूंगा कि हाइड्रोफोबिया और फोबिया एक ही होता है। फोबिया वर्ड केवल पीछे लग रहा है, पढ़े होगे ना अंग्रेजी में, प्रेफिक्स और सफिक्स पढ़े हुए हो ना, प्रेफिक्स और सफिक्स, एक आगे लगता है एक पीछे लगता है, तो फोबिया वर्ड लग रहा हुआ है। हाइड्रोफोबिया अलग चीज है, पानी का डर। फोबिया का मतलब डर होता है बच्चे। तो मेनिंजाइटिस जो होता है इसको हम लोग ब्रेन फीवर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
ब्रेन फीवर के नाम से भी बालक इसको जानते हैं, मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता है, दिमाग का बुखार कहा जाता है इसको, मस्तिष्क ज्वर के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो देखिए रेखा हमें हो गया। अब अगला शब्द कौन सा है? ही शब्द है, ही शब्द है। हिट का कौन सा शब्द है? ही शब्द है। सर हर्प्स लॉन्ग टर्म बीमारी है। देखिए हर्प्स जो है, इस हर्प्स का इलाज है, लेकिन इसमें भी दो तरह के हर्प्स होते हैं, आगे इसको डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ये लंबे समय तक भी चल सकती है। हाँ, फोबिया फियर के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल कोच साहब, ठीक है। अब देखो यहां पर ही शब्द समझते हैं, तो ही जो शब्द है, इस ही से क्या बने जाएगा? ही से हिपेटाइटिस या हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस भी बहुत सारे लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बहुत सारे इसको हिपेटाइटिस भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो ये हो गया हिपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो हिपेटाइटिस होता है या हेपेटाइटिस होता है, इसके अंतर्गत क्या हो जाता है? हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, और हेपेटाइटिस क्या हो जाता है? सी होता है। फिलहाल के लिए आप हेपेटाइटिस याद रखा कीजिए, चाहे हेपेटाइटिस ए है, चाहे हेपेटाइटिस बी है, चाहे हेपेटाइटिस सी है, ये तीनों वायरस के कारण ही होते हैं। तो हेपेटाइटिस से आपको ध्यान में रख लेना है, बिल्कुल सफिक्स इसको यूज किए हुए हैं, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए ट है। ट जो होता है बच्चा, इस ट से बीमारी बनती है ट्रैकोमा। कौन सा बनता है? ट्रैकोमा बनता है। ये आपके आंखों में दृष्टि संबंधित होने वाली बीमारी है। ये आंखें पीड़ित होती है, दृष्टि संबंधित, विजन संबंधित ये परेशानी है, ट्रैकोमा, ठीक है। तो ट्रैकोमा हो गया, ट से ट्रैकोमा हो गया। याद रखा कीजिए, ये जो करके है, ये करके से कोई रोग नहीं बनाएंगे, ये सेंटेंस हमें याद हो जाए, इसीलिए हमने करके शब्द को लिखा हुआ है। तो करके को हम लोग क्या कर लेते हैं? साइलेंट कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। करके को हमने क्या कर दिया? करके को हमने कर लिया साइलेंट। इसको क्या कर दिया? साइलेंट कर दिया। अब हमारे पास देखिए इसके बाद क्या है? पोएचे। पीछे के लिए हमने कौन सा शब्द उपयोग किया है? पोएचे यूज किया हुआ है। हेपेटाइटिस को जॉन्डिस कहते हैं। कैसे? अनुज ध्यान में रखा करो, हेपेटाइटिस में मेरे बाबू तीन तरह का है। हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है। हेपेटाइटिस बी को जब पढ़ोगे ना, जो संक्रमित जल के द्वारा होता है, उसमें पीलिया होता है। सभी हेपेटाइटिस को जॉन्डिस नहीं समझ लोगे, ठीक है। आगे मैं अभी डिटेल में इसकी चर्चा करूंगा, अभी तो केवल नाम आपको बता रहा हुआ हूं, अभी से परेशान हो रहे हो। अभी तो उसके लिए कौन सा वायरस है, कौन से अंग को प्रभावित करेगा, उसके लक्षण क्या है, उसके लिए दवा कौन सी है, ये सारी बातें तो अभी बात करने ही वाला हूं आप सभी लोगों से। अब देखो करके के बाद पो है, तो पो से कौन सा बन जाएगा? पो से बन जाएगा पोलियो। पो से कौन सा हो जाता है बच्चा? पो से बन जाएगा पोलियो। पोलियो हो जाएगा। पो से कौन सा हो जाएगा? पोलियो हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो प से कौन सा हो गया? पोलियो हो गया। पोइचे के पो से पोलियो हो गया। ये फटाफट आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब मैं अगला स्लाइड ले रहा हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है तो अगला स्लाइड ले रहा हूं। तो पोइचे के पो से हो गया पोलियो। इसके बाद पोइचे, तो ए है, ए से बन जाएगा एड्स। एड्स भी आप सबको पता है वायरस से होने वाली बीमारी है, HIV जिसको कहते हैं एड्स। एड्स हो गया। अब जो चे है, चे से बन जाता है चेचक। चे से क्या बन जाता है? चेचक बन जाता है। चिकन पॉक्स कहा जाता है जिसको, चिकन पॉक्स कहा जाता है। तो पोएचे, तो पो से बन गया पोलियो, ए से बन गया एड्स, और चे से क्या बन गया? चेचक बन गया। रेबीज में लोग पानी से क्यों डरते हैं? ध्यान में रखा कीजिए, रेबीज का वायरस जो है इस तरह का एंजाइम पैदा करता है आपकी बॉडी के अंदर, जिसके चलते पानी से डर पैदा होता है, ठीक है। तो ए से एड्स हो गया, चे से चेचक हो गया बच्चे। अब छोड़ गई, तो छो जो है, इस छो से बन जाएगा छोटी माता, स्मॉल पॉक्स। छोटी माता बन जाता है, जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं। ये भी आपके पास वायरस से होने वाली बीमारी है। इसके बाद देखिए है ड, छोड़ गई। हाँ हाँ, ए से एड्स, चे से चेचक। इसके बाद है ड, ड से बन जाता है डेंगू ज्वर, डेंगू फीवर, डेंगू ज्वर, ठीक है भैया, डेंगू फीवर बन जाता है, डेंगू फीवर बन जाता है। तो ड हो गया, छोड़। अब गई, ग जो है, इस ग से बन जाता है गलसुआ। गलसुआ भी बहुत सारे क्षेत्रों में इसको कहा जाता है, कई सारे क्षेत्रों में इसको कनपेड़ भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको मप्स बोलते हैं, मप्स बोलते हैं। तो छोड़, और ई है गई, ई को बोलते हैं इन्फ्लुएंजा।
ई से क्या बन जाता है बच्चे, इन्फ्लुएंजा बन जाता है, इन्फ्लुएंजा, जिसको फ्लू भी बोला जाता है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, जिसको हम लोग फ्लू के नाम से भी जानते हैं, सामान्य रूप से इसको फ्लू भी बोलते हैं, फ्लू भी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लू के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस तरीके से रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वायरस वाली चीजों को कर सकते हैं। अमन मिश्रा जी बेफिक्र रहिए, आपका जो है प्रथम क्लास है, कहीं से कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है बाबू, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि कहाँ पर कौन सारे लोग हैं और क्या क्या चीजें। एड्स का फुल फॉर्म पढ़ेंगे कृष्णा मेरे भाई, अभी पूछ रहे हो, लो भैया लिख देता हूं, फिर कहोगे सर ने नहीं बताया। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ले भाई लिख दिया, डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये सबके बारे में आप लोग सब सोच रहे हैं कि नाम लिख के छुड़वा देंगे। अरे भैया एक एक करके सबके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं, सबके बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाला हूं। नहीं देखिए यहां पर आप समझ लीजिए, पानी का डर का तात्पर्य क्या हो गया। पानी का डर का मतलब तात्पर्य ये, आप थोड़े सोचते हैं कि ग्लास में पानी लेके ग्लास में पानी दिखाएंगे तो देख के व्यक्ति भागना शुरू कर देगा कि अरे यार पानी का डर। ऊंचाई का डर का मतलब क्या हो, ऊंचाई का मतलब कि बहुत ऊपर अगर किसी ऊंची बिल्डिंग पर आप चढ़ा देंगे व्यक्ति को और नीचे झागेगा तो लोगों को चक्कर आना शुरू कर देता है। पानी का डर का मतलब क्या हुआ, तालाब देखा या नदी देखा तो उस तरह के पानी में उतरने से व्यक्ति डर लगता है, ये हुआ हाइड्रोफोबिया। ऐसा थोड़ा होगा कि पानी का डर हो गया तो पानी ही नहीं पिएगा भाई, पानी ही नहीं पिएगा, वो नहीं हो जाता है। लार्ज क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में उस चीज को देखना। ऊंचाई का डर का तात्पर्य ये थोड़ा है कि व्यक्ति को स्टूल पे चढ़ा दीजिएगा तो उसका सर चकराने लगेगा कि अरे यार बहुत ऊंचा चढ़ गया हूं। स्टूल पे चढ़ा दोगे तो उसको थोड़ा सर चक्कर आएगा। अब मान के चलो उसको 15 माले की बिल्डिंग के छत पे चढ़ा दिए और नीचे देख रहे हैं तो हुआ ऊंचाई का डर। अब कहो किसी सारे लोगों को छिपकली से डर लगता है, तो छिपकली का डर का मतलब ये थोड़ा हो जाता है कि ऊपर घर में ऊपर दीवार पर छिपकली दिखाई देती है तो व्यक्ति भाग जाता है। छिपकली का डर क्या हुआ कि छिपकली पास में आ गई। बहुत सारे लोगों को कॉकरोच से डर लगता है, कॉकरोच का फोबिया होता है। तो कॉकरोच का फोबिया ये मतलब थोड़ा है कि 1 किलोमीटर दूर कॉकरोच है तो भागना शुरू कर दिया कि कॉकरोच आ रहा है, पास में आ गया। सेम उसी तरीके से बात है कि बड़ी क्वांटिटी में देखा गया बच्चे। ये थोड़े है कि अब आप लोग दिमाग लगा रहे हो कि यार हाइड्रोफोबिया हो गया हुआ है तो ग्लास में पानी लेकर जाएंगे तो भागना शुरू करेगा, मैं तो पानी नहीं पीऊंगा क्योंकि मेरे को तो हाइड्रोफोबिया है। ऐसा थोड़े होता है यार, टर्मिनोलॉजी को समझो। जब तक टर्मिनोलॉजी को नहीं समझोगे तब तक चीजें कैसे चलेगी। आप लोग किसी चीज को लिटरली पकड़ लेते हो, लिटरली पकड़ लेते हो कि हाँ ये हो गया। ऊंचाई का डर हो गया तो ऊंचा जाएगा तब। आग का डर हो गया, अब आग का डर किसी को हो गया तो ऐसा थोड़ा है कि उसके सामने माचिस जलाओगे तो जाके कंबल के नीचे छुप जाएगा कि अरे यार आग लग गई है। आग का डर का तात्पर्य क्या हुआ कि लार्ज क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में कोई घर जल रहा हुआ है, इस तरह की चीजों को आग वो देखेगा तो वो व्यक्ति भड़केगा। ये थोड़ा है कि उसके सामने माचिस जला के कहोगे कि ले भैया तेरे को आग का डर है, पायरोफोबिया है। आ रही है बात समझ में, बड़े क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में, ये मतलब हुआ। चलिए, तो यहां पर आकर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया किसके विषय में, वो सारे डिजीज के विषय में जो सभी डिजीज किससे हो जाते हैं, आपको वायरस से होते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन ये सारी चीजें अगली क्लासेस में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज का जो क्लास है, आज की क्लास का समय समाप्त हो रहा है। आशा कर रहा हूं कि ये सभी क्लासेस बात आपके समझ में आ रही होगी। बार बार कह रहा हूं, नोट्स बनाओ और रिवीजन करते रहो, नोट्स बनाओ और रिवीजन करते रहो आप सभी के सभी लोग, तो आपको सारी चीजें जो होगी बिल्कुल समझ में आएगी। चलिए, हाँ, टीचर का डर होता है, टीचर का डर तो रहेगा ही बेटा, टीचर और मनहूस तो एक ही होते हैं। अच्छा, मेरे से भी डरोगे फिर तो हो गया तुम लोगों का काम, मेरे से डरोगे तो बायोलॉजी खराब हो जाएगी। चलो, तो आज विदाई लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते, हंसते हंसते ही सारी चीजें सीखना है, हंसते मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो एग्जामपुर के साथ। मैं मिलता हूं कल, और सभी बच्चों को एक बार फिर से सेशन के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।